देखो, पारितंत्र पारितंत्र इकोसिस्टम, इसमें से क्या एक से दो क्वेश्चन आते हैं। और इकोसिस्टम जो पारितंत्र शब्द किसने दिया, टेंसलन दिया था 1935 में दिया था। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, टेंसलन दिया था। टेंसलन ने 1935 में दिया था। पारितंत्र प्रकृति की क्रियाशील इकाई होती है। पारितंत्र में जैविक घटक एवं अजैविक घटक परस्पर क्रिया दर्शाते हैं। पादप शैवाल, तो इसमें जो जैविक घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक परस्पर क्रिया दर्शाते हैं। जैविक घटक में उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं और अपघटनकारी आते हैं। क्या जैविक घटक में क्या आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकारी आते हैं। उत्पादक में पादप शैवाल आते हैं, उपभोक्ता में जंतु पशु मानव आता है और अपघटनकारी में जीवाणु कवक आते हैं। अजैविक जो घटक होते हैं उसमें वायु, तापमान, मृदा, प्रकाश और जल आते हैं, इत्यादि आते हैं। अब पारितंत्र इकोसिस्टम की बात करते हैं। एक दो प्रकार होता है, एक तो नेचुरल पारितंत्र होता है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक पारितंत्र होता है, कृत्रिम और मानव निर्मित मानव जनित पारितंत्र होता है। इसमें जो प्राकृतिक नेचुरल जो पारितंत्र, उसमें दो प्रकार होते हैं, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र में जंगल, वन, मरुस्थल और घास के मैदान होता है। क्या जंगल, वन, मरुस्थल, घास के मैदान, जंगल, वन, मरुस्थल, घास के मैदान के स्थलीय पारितंत्र में होते हैं। जलीय पारितंत्र में क्या आता है, जलीय पारितंत्र में आता है इसमें झील, तालाब, नदियाँ, समुद्र, ज्वार नदमुख, दलदली क्षेत्र, ये इसी में आते हैं। जलीय पारितंत्र में क्या आते हैं, जलीय पारितंत्र में आता है इसमें झील, तालाब, नदियाँ, समुद्र, ज्वार नदमुख और दलदली क्षेत्र आते हैं। और कृत्रिम मानव जनित में क्या होता है, इसमें क्रोफील्ड, हाँ नहीं, इसमें क्रोफील्ड आती है, मतलब शस्त्र भूमि आती है इसमें, और एक्वेरियम आता है, मतलब शस्त्र भूमि जो खेती वेती करते हैं, क्रोफील्ड, और एक्वेरियम आता है, मतलब इसको जल जीवशाला भी कहते हैं एक्वेरियम को। इस एक्वेरियम में कहते हैं पादप लोग यानी शैवाल आते हैं, और इस मछलियाँ और जीवाणु कवक भी शामिल होते हैं इसमें एक्वेरियम में। अब क्या क्या जू चिड़ियाघर को हम इकोसिस्टम कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि केवल पशु और जंतुओं को रखा जाता है। इसमें केवल पशु और जंतु को रखा जाता है, वो भी मतलब एक जगह पिंजरे में बंद करके रखा जाता है एक तरीके से। पारितंत्र संरचना एवं क्रियाशीलता की बात करते हैं, तो पारितंत्र की जो संरचना, जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसमें क्या आता है, इसमें प्रजाति संगठन आता है। प्रजाति संगठन इसको स्पीशीज कंपटीशन आता है, स्पीशीज कंपटीशन आता है, और एक स्तर विन्यास, स्तरीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन आता है। दो प्रकार है इसमें, जो पारितंत्र की संरचना में क्या आता है, प्रजाति संगठन आता है और एक स्तर विन्यास, स्तरीकरण भी कह सकते हैं, ये दो आते हैं। ठीक है, प्रजाति संगठन में क्या आता है, प्रजाति संगठन में आता है पारितंत्र में विभिन्न जातियों की पहचान और अध्ययन। तो प्रजाति संगठन में पारितंत्र की मतलब पहचान और अध्ययन करते हैं। तो पारितंत्र में क्या आता है, पारितंत्र में, इससे प्रजाति संगठन में क्या आता है, प्रजाति संगठन में पारितंत्र में विभिन्न जातियों की पहचान और अध्ययन करते हैं। तो इससे जो प्रजाति संगठन स्पेशीज जो कंपटीशन में क्या आता है, स्पेशीज कंपटीशन में, स्पेशीज कंपटीशन में क्या होता है इसमें, मतलब इसमें पहचान और अध्ययन करते हैं। इसमें विभिन्न जातियों का क्या पहचान और अध्ययन करते हैं। तो इसकी बात करते हैं, इसमें स्तर विन्यास की बात करें, स्तर विन्यास स्ट्रेटिफिकेशन में जंगल और वन आता है। जंगल वन, मान लो ये जंगल है, एक इस जंगल में क्या होता है, जंगल में पेड़ पौधे होते हैं और घास घास होते हैं, घास छोटी छोटी घास होती है, और इसमें झाड़ियाँ होती है, और इसके नीचे क्या होता है, इसमें जड़ी बूटियाँ होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो ये क्या होता है, इसमें स्तरीकरण स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, इसमें सबसे जो पेड़ पौधे ऊपरी स्तर के स्तर विन्यास होते हैं, और जो ये झाड़ियाँ होती है वो मध्य स्तर के स्तर विन्यास होती है, और नीचे जो जड़ी बूटियाँ होती है वो धरातलीय निचले स्तर का स्तर विन्यास होती है। तो स्तर विन्यास की बात करते हैं, स्तरीकरण की बात करते हैं, क्या पारितंत्र विभिन्न स्तरों पर, तो पारितंत्र विभिन्न स्तरों पर विभिन्न जातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्तर विन्यास कहलाता है। क्या पारितंत्र विभिन्न स्तरों पर विभिन्न जातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण, तो पारितंत्र विभिन्न स्तरों पर विभिन्न जातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्तर विन्यास कहलाता है। इसका जो एग्जांपल क्या था, इसका एग्जांपल होता है फॉरेस्ट एंड वन में। इसमें वृक्ष क्या था, ऊपरी स्तर का स्तर विन्यास होता है, झाड़ियाँ मध्य स्तर का स्तर विन्यास, और जो घास और जड़ी बूटी होती है निचले स्तर या धरातल पर होती है। अत्यधिक स्तर विन्यास किस मिलता है, अत्यधिक स्तर विन्यास जो होता है वन में मिलता है, मतलब इसमें ऊपरी स्तर का, जैसे पेड़ जो वन होते हैं वो ऊपरी स्तर का होता है, इसमें झाड़ियाँ मध्य स्तर की होती है, और जो जड़ी बूटियाँ होती है निचले स्तर पर मिलती है। तो इसमें क्या होता है, अधिक स्तर विन्यास किस मिलता है, वन में मिलता है, और मरुस्थल जो होता है उसमें कम स्तर विन्यास मिलता है। तो मरुस्थल जो डेजर्ट जो होता है उसमें कम स्तर विन्यास मिलता है। पारितंत्र की रेशल तक प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं, इसमें उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो होता है, अपघटन, डिकम्पोजिशन होता है, पोषण चक्रण, न्यूट्रिशन साइकिल होता है। न्यूट्रिशन साइकिल या न्यूट्रिशन साइकिल कह सकते हैं।
उत्पादकता की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, तो क्या होता है इसमें जैव भार कार्बनिक यौगिक निर्माण की दर। तो जैव भार कार्बनिक यौगिक निर्माण की दर क्या होती है? उत्पादकता होती है। जैव भार कार्बनिक यौगिक निर्माण की दर उत्पादकता होती है। इसमें बात करते हैं प्राथमिक उत्पादकता, प्राइमरी प्रोडक्शन में क्या होता है? पादपों द्वारा उत्पादक के स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो पादपों द्वारा जैसे कहते हैं पादपों द्वारा उत्पादक के स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्षेत्र अवधि में निर्मित शर्करा यानी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के लिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। प्राइमरी प्रोडक्शन या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है क्या? जो पादपों द्वारा उत्पादक स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्षेत्र एवं अवधि में निर्मित शर्करा या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। इसकी इकाई की बात करते हैं, इसकी इकाई किसमें? ग्राम। हाँ नहीं, हाँ इसकी अगर उपभार में बात करते हैं तो भार में क्या होता है इसमें? इसको होता है ग्राम एम की घात -2 और पर ईयर इनवर्स मतलब हाँ प्रति ईयर होता है। और अगर ऊर्जा की बात करते हैं उसमें किलो कैलोरी, और एम की बात करते हैं एम की घात -2 और पर ईयर ये भी होता है। ठीक है, भार और ये ऊर्जा में होती है। भार में तो इसमें ग्राम वो कोई सेम होगा, और ऊर्जा में क्या होगा? ऊर्जा में किलो कैलोरी लगाना और बाकी वो कोई सेम होगा। प्राथमिक उत्पादकता इसमें प्राइमरी प्रोडक्शन है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसमें दो प्रकार होती है। एक तो जीपीपी होती है, जीपीपी को बोलते हैं इसमें ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्या? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और एक एनपीपी होती है इसमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्ट में इसको बोलते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता, पादपीय उत्पादक द्वारा निर्मित कुल कार्बनिक या जैव भार की मात्रा। तो क्या होता है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं पादपीय उत्पादक द्वारा निर्मित कुल कार्बनिक पदार्थ या जैव भार की मात्रा क्या कहलाती है? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या कहलाती है? नेट प्राथमिक उत्पादक क्या होता है? शोषण शक्ति के पश्चात बच गई कुल कार्बनिक, बच गई यहाँ लिख दो, बच गई कुल कार्बनिक या जैव भार की जो मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं? उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं या नेट प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी कहते हैं। इसमें जीपीपी क्या होता है? इसमें जीपीपी इसमें ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जब इसमें से शोषण क्षति मतलब आर माइनस करूंगा तो क्या बचता है? एनपीपी बचता है। इसमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बचती है। देखो नोट क्या है? एनपीपी ही क्या थी? परपोषी उपभोक्ता की खपत के लिए उपलब्ध जैव भार की मात्रा। क्या एनपीपी ही परपोषी उपभोक्ता की खपत के लिए उपलब्ध जैव भार की मात्रा होती है। द्वितीय उत्पादकता की बात करते हैं इसमें सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इसमें देखो उपभोक्ता परपोषी के स्तर पर। अब ये क्या है? वो उत्पादक वो क्या थी? वो उत्पादक स्वपोषी मतलब उत्पादक पर थी वो, और ये क्या है? उपभोक्ता पर है। द्वितीय उत्पादकता क्या है? उपभोक्ता परपोषी के स्तर पर, उपभोक्ता परपोषी के स्तर पर नए जैव भार या कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर को द्वितीय उत्पादकता कहते हैं। क्या? उपभोक्ता ने परपोषी के स्तर पर नए जैव भार या कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर को द्वितीय उत्पादकता सेकेंडरी प्रोडक्शन कहलाता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। कारक जिन पर प्राथमिक उत्पादकता निर्भर करती है इसमें पादप जाति के प्रकार पर, पादप जाति के प्रकाश क्षमता पर और पोषक पदार्थों पर, वातावरण पर्यावरणीय कारकों पर जैसे जल होता है, तापमान होता है, जल तापमान वायु प्रकाश ऐसे इत्यादि। ये क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादकता निर्भर करती है। क्या? पादप जाति के प्रकार पर निर्भर करती है, पादप जाति के प्रकाश क्षमता पर निर्भर करती है, पोषक पदार्थों पर, वातावरणीय पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। अधिक उत्पादकता वाले पारितंत्र कौन से? उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। उष्णकटिबंधीय वन इसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है, गन्ने खेत होते हैं, इसमें शुगर केन फील्ड होती है, कोरल रीफ होती है। ये क्या होती है? अत्यधिक उत्पादकता वाले पारितंत्र होते हैं। सबसे अधिक पारितंत्र इनमें होते हैं। क्या? उष्णकटिबंधीय वन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है, गन्ने के केन मतलब शुगर केन फील्ड होती है, और कोरल रीफ होते हैं। कम उत्पादकता वाले पारितंत्र कौन से? कम उत्पादकता पालीवर्त इसमें मरुस्थल होता है, डेजर्ट होता है, मरुस्थल में डेजर्ट और समुद्र ओशियन होता है। इसका कारण क्या है? समुद्र की जान सकते हैं भाई इसमें तो कुछ होता ही नहीं, मरुस्थल होता है। और इसमें क्या था? ओशियन समुद्र में क्या था? कारण क्या है? कारण इसका कम प्रकाश होता है, तो कम प्रकाश होता है, और नाइट्रोजन फॉस्फोरस कम मात्रा में होता है। तो मतलब समुद्र में अंदर तक गहराई पर क्या होता है? प्रकाश नहीं जाता है, तो उत्पादकता कम होती है। और इसका कारण क्या है? प्रकाश कम होती है और नाइट्रोजन फॉस्फोरस भी कम मात्रा में होता है। डीकम्पोजिशन ने अपघटन की बात करते हैं पादप तथा जंतु के मृत कार्बनिक पदार्थ जैसे मृत पत्ती होती है, डालियां, पुष्प और मल इत्यादि। क्या? पादप तथा जंतु के डीकम्पोजिशन की बात करते हैं, डीकम्पोजिशन ने अपघटन। क्या? पादप तथा जंतु के मृत कार्बनिक पदार्थ, मृत पत्तियां, डालियां, पुष्प और मल इत्यादि इनको क्या कहते हैं? इनको अपरद कहते हैं, इनको अपरदन डेट्राइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको अपरदन डेट्राइटिस कहते हैं, इनको अपरदन डेट्राइटिस कहते हैं। अब अपरद का जब अपघटन करते हैं, जब इसका डिकम्पोजिशन करते हैं, मतलब इसको तोड़ते हैं, तो इसमें अपघटनकारी डिकम्पोजर काम होता है। इसमें अपघटनकारी किस नाम से? जीवाणु और कवक, जो बैक्टीरिया और जो फंजाई होती है वो क्या होते हैं? वो अपघटनकारी होती है, वो तोड़ने का कार्य करते हैं। तो जब अपरद को तोड़ते तो सरल अकार्बनिक युग्म जैसे इसमें खनिज, पोषण, CO2, H2O जल इसमें तोड़ देता है। कौन तोड़ते हैं? अपघटनकारी तोड़ देते हैं।
याद रखना। नोट क्या है, अपघटन कार्य के द्वारा ही पोषण चक्रण होगा। अपघटन कार्य के द्वारा क्या होता है, अपघटन कार्य के द्वारा ही पोषण चक्रण होता है। और अपघटन की प्रक्रिया के लिए जो रॉ मटेरियल जो कच्चा पदार्थ होता है, क्या अपघटन की प्रक्रिया के लिए जो रॉ मटेरियल जो कच्चा पदार्थ होता है वो अपरद होता है। मतलब क्या, अपघटन की प्रक्रिया के लिए अपरद ही आता है, कच्चा पदार्थ होता है, रॉ मटेरियल के रूप में कार्य करता है। तो अगर अपघटन कार्य के द्वारा ही पोषण चक्रण होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या, अपघटन कार्य के द्वारा ही पोषण चक्रण होता है। मान लो एक खाद्य श्रृंखला में से अगर अपघटन कार्य को हटा दे तो किस पर मतलब फर्क पड़ता है, तो पोषण चक्र पर फर्क पड़ता है। एक ही याद रखना, पृथ्वी के फेफड़े कोने अमेजन वर्षा होते हैं। पैसेंजर्स कबूतर में अति दोहन होता है। विदेशी जातियों का आक्रमण में नाइल पर जाती है। सह विलुप्तता में सह उपकारिता, याद रखना, सह विलुप्तता में सह उपकारिता याद रखना। और सहभोजिता के अंतर्गत उसमें कॉमन सेलिब्स, सहभोजिता के कॉमन सेलिब्स में अधिपादा पता है, क्लाउन मछली तथा स्तीय निमोन आता है, बार्नेकल तथा वेल। ये कुछ 2 पॉइंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। और अपघटन के पद की बात करता है। अपघटन के पद में क्या होता है, अपघटन के 5 पद होते हैं। अपघटन मतलब अपघटन का मतलब होता है डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजर का। इसमें 5 पद याद रखना, 5 चरण याद रखना, इसके 5 पद याद रखना। जैसे इसमें सबसे पहले इसमें फ्रेगमेंटेशन मतलब खंडन होता है, लीचिंग निश्चालन होता है, केटाबोलिज्म अपचयन होता है, ह्यूमिफिकेशन ह्यूमीभवन या ह्यूमीकरण होता है, मिनरलाइजेशन खनिजीभवन या खनिजीकरण होता है। इनको ऐसे याद रखना, सबसे पहले क्या होता है फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग होती है, फिर केटाबोलिज्म होता है, फिर ह्यूमिफिकेशन होती है, फिर मिनरलाइजेशन होता है। ये सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले खंडन निश्चलन अपचयन ह्यूमीभवन या ह्यूमीकरण, इसको होता है खनिजीकरण या खनिजीकरण होता है। ठीक है, ये 5 पद याद रखना। खंडन की बात करें, सबसे पहले क्या था खंडन है फ्रेगमेंटेशन। इसमें खंडन अपराधारी डेट्राइटिवर्स। डेट्राइटिवर्स का एग्जांपल याद रखना केचुआ। डेट्राइटिवर्स का एग्जांपल क्या था, केचुआ होता है। अपराधारी का एग्जांपल क्या था, केचुआ होता है। बड़े अपराध को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। मतलब बड़े जो अपराध होते हैं, अपराध क्या होते हैं, वो मृत मतलब जंतु और पादप के वो क्या मृत कार्बनिक पदार्थ जैसे पत्तियां होती है, सड़ी डालियां, मल इत्यादि, वो क्या अपराध होते हैं। क्या, तो ये जो अपघटनकारी होते हैं, जो मतलब अपघटनहारी होते हैं, अपराधारी होते हैं, अपराधारी क्या होता है, डेट्राइटिवर्स क्या होता है, जो केचुआ होता है क्या करता है, वो बड़े अपराध को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित करता है। फिर इसके बाद में क्या है, निश्चालन क्या होता है, निश्चालन को बोलते हैं इसमें लीचिंग। तो जल में विलय अकार्बनिक पदार्थ। तो जल में विलय अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है, जल में विलय अकार्बनिक जो पदार्थ है, याद रखो, जल में विलय होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ मृदा में प्रविष्ट होते हैं तथा अनुपलब्ध लवण के रूप में अवशेषित हो जाते हैं। क्या, तथा अनुपलब्ध लवण के रूप में अवशेषित हो जाते हैं। निश्चालन में अनुपलब्ध लवण के रूप में ही अवशेषित होते हैं। इसके बाद में अपचयन की बात करते हैं। अपचयन को बोलते हैं इसमें केटाबोलिज्म। जीवाणु एवं कवक अपघटनकारी की एंजाइम। तो जीवाणु एवं कवक के जो मतलब ये क्या था, अपघटनकारी की जो एंजाइम होती है वो कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक मतलब पोषण खनिज में परिवर्तित करती थी। वो कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक में परिवर्तित कर देती है। नोट क्या होता है, इसमें नोट याद रखोगे, जो तीनों प्रक्रिया होती है, तीनों प्रक्रिया कौन सी, ये जो तीनों प्रक्रिया कौन सी, इसमें खंडन, निश्चालन और जो अपचयन होते हैं, इसमें फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और जो केटाबोलिज्म होता है, ये तीनों प्रक्रियाएं समानांतर अपराध पर देखी जाती है। तीनों प्रक्रिया कहाँ देखी जाती है, ये जो तीनों प्रक्रिया होती है समानांतर अपराध पर देखी जाती है। इसकी बात करते हैं चौथा क्या होता है इसमें, ह्यूमीकरण या ह्यूमीभवन आता है इसमें। इसको बोलते हैं ह्यूमीकरण या ह्यूमीभवन होता है। इसमें गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है, जिसे ह्यूमस कहते हैं। जिसे ह्यूमस कहते हैं। इसको होता है ह्यूमिफिकेशन। क्या होता है इसमें ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है। गहरा रंग का होता है, क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है, जिसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस कोलोइड प्रवृत्ति का होता है और खनिज भंडार के रूप में कार्य करता है। ह्यूमस कोलोइड प्रवृत्ति का होता है, खनिज भंडार के रूप में कार्य करता है। ह्यूमस सूक्ष्म जीव के लिए उच्च प्रतिरोधकता दर्शाता है। ह्यूमस जो होता है सूक्ष्म जीव के लिए उच्च प्रतिरोधकता दर्शाता है तथा धीमी दर से अपघटित होता है। क्या कहता है, धीमी दर से अपघटित होता है। ये बहुत ही क्या, गहरे के रहित तत्व का निर्माण होता है, जिसे ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस कोलोइड प्रवृत्ति होता है तथा खनिज भंडार के रूप में कार्य करता है। और ह्यूमस सूक्ष्म जीव के लिए उच्च प्रतिरोधकता दर्शाता है तथा धीमी दर से अपघटित होता है। खनिजीकरण इसमें मिनरलाइजेशन में क्या है, खनिज मृदा में स्थानांतरित हो जाते हैं तथा पादप और जड़ें इन्हें अवशोषित करती है। अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं। सबसे ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन कहते हैं अपघटन को प्रभावित करती है। जैसे कैसे करती है, अपघटन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य होती है। अपघटन के लिए क्या ऑक्सीजन अनिवार्य होती है। अवायवीय अवस्था में अपघटन नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अपघटन नहीं होता है कौन सी अवस्था में, अवायवीय जो अवस्था होती है, अवायवीय अवस्था में अपघटन नहीं होता है। मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटन नहीं होता है, डिकम्पोजिशन नहीं होता है। डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य होता है, अपघटन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य होती है। अवायवीय अवस्था में अपघटन नहीं होता है। जलवायु घटक जैसे तापमान और आर्द्रता। देखो उच्च ताप और आर्द्रता युक्त वातावरण में अपघटन दर तेज होती है। मतलब उच्च ताप है, अगर मान लो तापमान उच्च है और आर्द्रता युक्त है, तापमान उच्च है और आर्द्रता युक्त है, मतलब उच्च आर्द्रता युक्त जो तापमान होता है, मतलब उच्च तापमान तथा आर्द्रता युक्त वातावरण में अपघटन दर तेज होगी। मतलब तापमान अधिक है और आर्द्रता भी है। क्या, तापमान और आर्द्रता, तो उच्च तापमान और आर्द्रता युक्त वातावरण में अपघटन दर तेज होती है। और निम्न ताप, कम ताप और शुष्क वातावरण, मतलब
कम आर्द्रता वाले में शुष्क जो होता है, शुष्क वातावरण में अपघटन दर धीमी होती है। याद रखना क्या, उच्च ताप और आर्द्रता युक्त वातावरण में अपघटन दर तेज होती है, निम्न ताप तथा शुष्क वातावरण में अपघटन दर क्या होती है, अपघटन दर धीमी होती है। अपघटन की दर क्या होती है, अपघटन दर धीमी होती है। याद रखना, उच्च ताप और आर्द्रता वातावरण में आर्द्रता युक्त वातावरण में क्या होता है, अपघटन दर तेज होती है। और क्या होती है, और निम्न ताप मतलब ठंडा क्षेत्र और शुष्क वातावरण में अपघटन दर धीमी होती है। याद रखना। और एक और क्या है इसमें, अपरद का प्रकार, यदि अपरद कार्बनिक पदार्थ, यदि क्या है, यदि अपरद कार्बनिक पदार्थ जो है सरल नाइट्रोजन क्षार, देखो सरल नाइट्रोजन क्षार तथा शर्करा से बनता है, सरल नाइट्रोजन क्षार तथा शर्करा से बनता है, तो अपघटन दर तेज होती है। अगर मान लो, अगर अपरद जो कार्बनिक पदार्थ होता है, अपरद क्या होता है, अपरद जो कार्बनिक पदार्थ होता है, कहता है सरल नाइट्रोजन क्षार तथा शर्करा से बनाता है, किससे बनता है, सरल नाइट्रोजन क्षार तथा शर्करा से बना होता है, तो अपघटन दर तेज होती है। तो अपघटन दर क्या है, जो अपघटन दर मतलब जो डिकम्पोजिशन की जो दर होती है, जो तोड़ने की जो दर होती है, वो अधिक होती है, तेज होती है। यदि अपरद कार्बनिक जो पदार्थ है जटिल लिग्निन काइटिन से बना होता है, तो अपघटन दर धीमी होती है। हाँ, जटिल कार्बनिक पदार्थ से तो अपघटन दर धीमी होती है, सरल नाइट्रोजन शर्करा से बनता है, अपघटन दर तेज होती है। देखो नोट मतलब ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है। इसमें के स्टोन स्पीशीज क्या होते हैं, के स्टोन स्पीशीज ऐसी जाति जो संख्या जीवभार में कम होती है परंतु उसका पारितंत्र पर सर्वाधिक प्रभाव होता है। मतलब क्या, ऐसी जाति जो मतलब पारितंत्र में संख्या और जो जीवभार में कम होती है परंतु उसका पारितंत्र में सर्वाधिक प्रभाव होता है। सर्वाधिक प्रभाव होता है क्या, ऐसी जाति जो संख्या जीवभार में क्या होती है, संख्या जीवभार में कम होती है परंतु उसका पारितंत्र में सर्वाधिक प्रभाव होता है। ऐसी जाति को हटा देने पर पारितंत्र असंतुलित हो जाता है। ऐसी जाति को हटाने पर जो पारितंत्र क्या होता है, असंतुलित हो जाता है, उसे कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वन में अंजीर का वृक्ष, अगर मान लो उष्णकटिबंधीय वन में अंजीर का जो वृक्ष होता है वो क्या है, वो पारितंत्र में कम होता है, जीवभार में भी कम होता है, मतलब पारितंत्र में जो तो संख्या जीवभार में कम होता है परंतु उसका पारितंत्र में सर्वाधिक प्रभाव होता है। अगर मान लो अंजीर के वृक्ष, उष्णकटिबंधीय वन में अगर अंजीर का वृक्ष को हटा दे तो पारितंत्र कैसा होता है, पारितंत्र असंतुलित हो जाता है। तो इसको बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं ऐसी जाति जो संख्या जीवभार में कम होती है परंतु पारितंत्र में उसका सर्वाधिक प्रभाव होता है। यदि ऐसी जाति को हटा देने पर पारितंत्र असंतुलित हो जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है उष्णकटिबंधीय वन में अंजीर का वृक्ष। दूसरा इसमें क्रिटिकल लिंक स्पीशीज, ऐसी जाति जो अन्य जातियों को जीवन चक्र पूर्ण करने में सहायता करती है। तो ये क्या होती है, ऐसी जाति होती है, ऐसी जाति जो दूसरी जातियों को अपना जीवन चक्र पूर्ण करने में सहायता करती है, अन्य जातियों का जीवन चक्र पूर्ण करने में सहायता करती है। वो क्या होती है, वो क्रिटिकल लिंक स्पीशीज होती है। इसका एग्जांपल माइकोराइजा और पॉलिनेटर्स। इसके एग्जांपल तो क्रिटिकल लिंक स्पीशीज के एग्जांपल कहते हैं माइकोराइजा और पॉलिनेटर्स होते हैं, माइकोराइजा और पॉलिनेटर्स। और वो देखता है अपघटन करके हटा देने पर पारितंत्र में क्या प्रभावित होगा, भाई पोषण चक्र प्रभावित होगा, ये देखा। उसके बाद एनर्जी फ्लो ऊर्जा प्रवाह कहता है। सभी पारितंत्र में ऊर्जा स्रोत कहता है सन से मतलब सूर्य से आती है। ऊर्जा स्रोत का आधार पर पारितंत्र ओपन प्रकार होता है। याद रखना पारितंत्र कैसा प्रकार होता है, पारितंत्र याद रखना पारितंत्र कौन सा प्रकार होता है, पारितंत्र ऊर्जा स्रोत का आधार पर जो पारितंत्र होता है, ऊर्जा स्रोत के आधार पारितंत्र कैसा होता है, पारितंत्र ओपन प्रकार होता है। पारितंत्र कैसा होता है, ओपन प्रकार होता है। पारितंत्र ओपन प्रकार मतलब खुले प्रकार का होता है। इसका जो अपवाद देखिए, तो सभी पारितंत्र में ऊर्जा स्रोत क्या, सूर्य ऊर्जा है। मतलब सभी पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूरज होता है। लेकिन इसका जो अपवाद है गहरे समुद्र के जलीय पारितंत्र में, तो गहरे समुद्र के जलीय पारितंत्र में, गहरे जो समुद्र के जलीय पारितंत्र में, क्योंकि जो नीचे जो तो गहरा समुद्र है, समुद्र के नीचे जो गहराई है वहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, तो इसलिए गहरे समुद्र के जलीय ताप, इसमें जल तापी पारितंत्र में क्या होता है, जो ऊर्जा स्रोत होता है वो सूरज नहीं होता है। ठीक है, अब आता है कुल विकिरण की बात करते हैं। कुल विकिरण क्या होता है, 50% से कम भाग ही पार का होता है। तो 50% क्या होता है, कुल विकिरण का, कुल सौर विकिरण क्या होता है, कुल सौर विकिरण का 50% से कम भाग ही किसका होता है, पार का होता है। फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का होता है। मतलब जो कैसे होती है, 400-700 नैनोमीटर की होती है। इनका क्या होता है, इनका प्रकाश संश्लेषण जो सक्रिय विकिरण होता है कम होता है। क्या होता है, कुल सौर विकिरण का 50% से कम भाग ही पार का होता है। और पादप इस पार का 2 से 10% प्रकाश संश्लेषण हेतु यूज करते हैं। पादप इस पार का 2 से 10%, तो पादप इस पार का 2 से 10% यूज करते हैं। पादप इस पार का क्या था, पादप इस पार का 2 से 10% ही प्रकाश संश्लेषण हेतु यूज करते हैं। देखो पार का देखो सौर विकिरण, तो कुल सौर विकिरण का पार कितना लेता है, 50% 50% से कम लेता है। पादप इस पार का भी 50% का जो भाग होता है उससे भी क्या 2 से 10% कम लेता है। 2 से 10% ही प्रकाश संश्लेषण यूज करता है। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है, फूड चेन के माध्यम से होता है।
फूड चेन के माध्यम से होता है। याद रखना क्या, पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से होता है। जैसे उत्पादक ये प्रोड्यूसर होता है और उपभोक्ता कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। इस वजह से कौन खाता है, भाई कंज्यूमर उपभोक्ता खाते हैं, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 तारे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, यह ऊर्जा प्रवाह। देखो यह ऊर्जा प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है, यूनिट डायरेक्शन होता है। जो ऊर्जा का प्रवाह होता है यूनिट डायरेक्शन होता है, मतलब सदैव एक दिशा में ही होता है। पारितंत्र के ऊर्जा प्रवाह में थर्मोडायनेमिज्म के 2 नियम मान्य होता है, मतलब अवमुक्त नहीं है, मतलब अर्थात मान्य है। अवमुक्त नहीं का मतलब होता है, अवमुक्त नहीं मतलब अर्थात मान्य है। तो पारितंत्र में जो थर्मोडायनेमिज्म के 2 नियम मान्य होता है, मतलब अवमुक्त नहीं में इसका अर्थात होता है मान्य है। मान्य है क्या, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। जो सौर ऊर्जा होती है, जो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है, वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। याद रखना, सौर ऊर्जा कितने हैं, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। जीव ऊर्जा ग्रहण करके अव्यवस्था से संघर्ष करते हैं। जीव क्या करते हैं, जीव ऊर्जा ग्रहण करके अव्यवस्था से संघर्ष करते हैं। क्या करते हैं, देखो सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित है, और जीव क्या करते हैं, जीव जो होते हैं वो ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, मतलब अवशोषण करते हैं, ऊर्जा का अवशोषण करते हैं या ऊर्जा ग्रहण करके अव्यवस्था से संघर्ष करते हैं। अव्यवस्था मतलब जो व्यवस्था नहीं है उस उनके विरुद्ध क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, रीनीट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो फूड चेन खाद्य श्रृंखला क्या होती है, अब ये बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला था। देखो इसमें बताए T1 क्या था, T1 होता है, T1 क्या था, T1 पहला पोषक स्तर होता है। इसमें उत्पादक, प्रोड्यूसर या ट्रांसड्यूसर आते हैं। इसके एग्जाम्पल होता है पादप, शैवाल, पादप प्लवक, घास और वृक्ष आते हैं। क्या था इसमें होता है पादप, शैवाल, पादप प्लवक और घास वृक्ष आते हैं। T2 क्या है, T2 दूसरा पोषक स्तर होता है। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर या शाक जंतु होते हैं। इसको बोलते हैं की इंडस्ट्री एनिमल, इसको क्या होता है, इसको बोलते हैं की इंडस्ट्री एनिमल होते हैं। इसके एग्जाम्पल, इसको याद रखना क्या, उत्पादक आए, फिर प्राथमिक उत्पादकता है। इसके एग्जाम्पल कहते हैं इसमें जंतु प्लवक, कीट, टिड्डे, गाय, बकरी। इसमें जंतु प्लवक, कीट, टिड्डे, गाय, बकरी, ये की इंडस्ट्रियल एनिमल होते हैं। देखो ये की इंडस्ट्रियल एनिमल होते हैं। की इंडस्ट्रियल एनिमल का मतलब क्या होता है, मतलब इसका मतलब होता है पादप पदार्थों को जंतु पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। तो ये जो की इंडस्ट्रियल एनिमल क्या होता है, जो पादप जो पदार्थ होते हैं उनको जंतु पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, उनको की इंडस्ट्रियल एनिमल कहते हैं, ठीक है। ये भी इसी में आता है कि इसमें प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। इसके एग्जांपल जंतु प्लवक, कीट, टिड्डे और गाय बकरी आते हैं, ठीक है। इसमें इसमें क्या T3 होता है, तीसरा पोषक स्तर होता है। T3 मतलब तीसरा पोषक स्तर होता है। इसमें द्वितीय उपभोक्ता है, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। ये प्राथमिक मांसाहारी होते हैं। देखो ये तो शाकाहारी होते हैं, ये प्राथमिक शाकाहारी होते हैं। इसमें शाकाहारी होते हैं, ये क्या होता है, देखो शाकाहारी होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं, और ये प्राथमिक मांसाहारी होते हैं। तो द्वितीय उत्पादक कहता है, सेकंडरी जो कंज्यूमर होते हैं प्राथमिक मांसाहारी होते हैं। इसके एग्जाम्पल मेंढक, मछलियाँ, पक्षी, भेड़िया। तो मेंढक, मछली, पक्षी, भेड़िया, तो मेंढक, मछली, पक्षी, भेड़िया किसमें आते हैं, ये T3 में आते हैं, और ये प्राथमिक मांसाहारी होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता सेकंडरी कंज्यूमर होते हैं। T4 अंतिम पोषक स्तर होता है। इसमें तृतीय शीर्ष उपभोक्ता है, द्वितीय मांसाहारी कह सकते हैं, मानव शेर। देखो इसमें मानव शेर क्या होता है, मानव शेर द्वितीय मांसाहारी होती है, सेकंडरी मांसाहारी होते हैं, द्वितीय मांसाहारी होते हैं। अगर मान लो एक पक्षी, देखो पक्षी क्या होता है, पक्षी अगर बीज खा रही है तो वो T2 स्तर पर जाएगी। T2 स्तर पर क्यों, क्योंकि बीज खा रही है। T2 स्तर पर इसलिए आएगी क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें शाक बक्षी आता है। क्या होता है इसमें होता है शाक, इसमें होता है शाक बक्षी। क्या होता है इसमें होता है शाक बक्षी। शाक बक्षी मतलब शाक खाने वाले, तो बीज खा रही है पक्षी, क्या बीज खा रही है। अगर कीट खाती होती तो वो T3 का मतलब होता है इसमें प्राथमिक, इसमें प्राथमिक कौन से, प्राथमिक मांसाहारी आता है इसमें, प्राथमिक मांसाहारी, इसलिए ये T3 स्तर पर आती है। फूड चेन की बात करते हैं तो फूड चेन भी दो प्रकार थे। इसमें GFC होता है और एक DFC। GFC का मतलब होता है इसमें ग्रेजिंग फूड चेन, DFC का मतलब होता है इसमें डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। दो प्रकार इसमें ग्रेजिंग फूड चेन होती है, डेट्राइटस फूड चेन होती है। इसमें चारणी खाद्य श्रृंखला, इसको होते हैं अप्रद खाद्य श्रृंखला, इसको होते हैं GFC का मतलब ग्रेजिंग फूड चेन, DFC का मतलब डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। ये चारणी खाद्य श्रृंखला में इसमें, और इसमें अप्रद खाद्य श्रृंखला। देखो ये उत्पादक यानी प्रोड्यूसर से प्रारंभ होती है, ये उत्पादक के प्रोड्यूसर से प्रारंभ होती है। अप्रद डेट्राइटस मतलब जीव की मृत्यु होने पर प्रारंभ होती है, और इसमें क्या था, इसमें याद रखना क्या, प्रत्यक्ष रूप से सौर विकिरण पर निर्भर करती है। तो क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से सौर विकिरण पर निर्भर करती है। प्रत्यक्ष रूप से सौर विकिरण, जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है प्रत्यक्ष रूप से सौर विकिरण पर निर्भर करती है, और ये जो होती है प्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है, ये सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। जो अप्रद खाद्य श्रृंखला होती है प्रत्यक्ष सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। याद रखना, जो ग्रेजिंग फूड चेन चारण खाद्य श्रृंखला होती है वो प्रत्यक्ष रूप से सौर विकिरण पर निर्भर करती है। ये अपघटनकारी प्रयुक्त नहीं होते हैं, इसमें अपघटनकारी प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो चारणी जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें अपघटनकारी प्रयुक्त नहीं होते हैं। याद रखना, ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है उसमें वो
उसमें अपघटनकारी प्रयुक्त नहीं होते और इसमें अपघटनकारी प्रयुक्त होते हैं। इसमें कौन से इसमें अपघटनकारी प्रयुक्त होते हैं, याद रखना इसमें क्या होता है, इसमें अपघटनकारी प्रयुक्त होते हैं। जलीय पारितंत्र में अत्यधिक सामान्य है, जलीय पारितंत्र में अधिक सामान्य है, इसका जो एग्जाम्पल क्या होता है, इसमें जलीय पारितंत्र में अधिक सामान्य है, तो जलीय पारितंत्र में अधिक सामान्य है और ये स्थलीय पारितंत्र में अधिक सामान्य है। याद रखना जो ग्रेजिंग फूड जो चारण खाद्य श्रृंखला होती है वो जलीय पारितंत्र में अधिक सामान्य है, चारणीय खाद्य श्रृंखला जो होती है वो जलीय पारितंत्र में अधिक सामान्य है और जो अपरद खाद्य श्रृंखला वो स्थलीय पारितंत्र में अधिक सामान्य है। इसमें घास को टिड्डी ने खाया, टिड्डा को मेढक ने सांप खाया, ये जीएफसी के अंतर्गत है। इसमें अपरद में कहता है अपरद वो केचुआ ने खाया, केचुआ जीवाणु खाया। अपरद कहते हैं ये क्या होता है, मृत कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। ये जीएफसी के अंतर्गत है, इसमें ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर, और इसमें अपरद केचुआ को जीवाणु खाया, ये डीएफसी के अंतर्गत है, इसमें डेटासिस फूड चेन के अंतर्गत आता है। पारितंत्र में अकेली खाद्य श्रृंखला नहीं पाई थी, पारितंत्र में अकेली खाद्य श्रृंखला नहीं पाई थी, बहुत सारी खाद्य श्रृंखला मिलकर खाद्य जाल फूड वेब का निर्माण करती है, वेब मतलब जाल का निर्माण करती है। खाद्य जाल की बात करें, खाद्य जाल में फूड वेब, तो खाद्य जाल में एक जीव एक से अधिक पोषक स्तर पर पाया जाता है, तो खाद्य जाल में जो एक जीव होता है वो एक से अधिक पोषक स्तर पर पाया जाता है। खाद्य जाल जितना जटिल होगा, तो खाद्य जाल जितना जटिल होता है, खाद्य जाल जितना जटिल होता है, जितना कॉम्प्लेक्स होता है, उतना स्थिर एक पारितंत्र होता है। तो खाद्य जाल जितना जटिल होता है, जितना मतलब इसमें जितना जटिल होता है, जितना मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, जितना कठिन होता है, जितना जटिल होता है, जितना कॉम्प्लेक्स होता है, उतना अधिक क्या होता है, उतना अधिक स्थिर एक पारितंत्र होता है, उतना स्थिर अधिक क्या होता है, उतना ही स्थिर पारितंत्र होता है। याद रखना उतना स्थिर क्या होता है, पारितंत्र होता है। अब ये देखो, अगर मान लो ये क्वेश्चन है कि ये तो ये पादप होते हैं, ये क्या है, पादप होते हैं, और ये कुछ और हैं, बहुत सारे होते हैं। अब मान लो ये पादप होते हैं, ठीक है, ये पादप होते हैं, तो इसमें से किसको हटा देने पर सर्वाधिक असंतुलन होगा, इनमें से कौन सी ऐसी जाति ऐसी जीव होगा जिनको हटाने पर असंतुलन हो जाएगा, तो इसको एफ को हटाने पर असंतुलन हो जाएगा। पता क्यों, इसलिए कि अगर मान लो ये हट गया तो ये सब भी फेल हो जाएंगे, ये हट गया तो ये सभी फेल हो जाएंगे, मतलब ये विफल हो जाएंगे, ये मेन है भाई। यहाँ से पादप को इससे इसको अगर हटा दे तो, अगर इसको हटा दे तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, खास किसको हटा देने पर सर्वाधिक असंतुलन होगा। याद रखना सर्वाधिक असंतुलन तो इसको हटाने पर होगा, ये तो हटता ही नहीं, ये तो हटेगा ही नहीं, ये इसको हटा दे, एफ को हटाने पर सर्वाधिक असंतुलन होगा। स्टैंडिंग क्रॉप, देखो स्टैंडिंग क्रॉप होती है, खड़ी फसल होती है, और एक होती है स्टैंडिंग स्टेट होती है, खड़ी स्थिति होती है। याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या स्टैंडिंग क्रॉप होती है, खड़ी फसल होती है, और एक खड़ी स्थिति होती है। देखो प्रत्येक पोषक स्तर पर विशिष्ट समय में उपस्थित, याद रखना क्या, प्रत्येक पोषक स्तर पर विशिष्ट समय में उपस्थित जीवों की संख्या, जीवभार की मात्रा खड़ी फसल कहलाती है। विशिष्ट समय में उपस्थित, क्या प्रत्येक पोषक स्तर पर विशिष्ट समय में उपस्थित, प्रत्येक पोषक स्तर पर विशिष्ट समय में उपस्थित जीवों की संख्या, जीवभार की मात्रा, तो जीवों की संख्या, जीवभार की मात्रा खड़ी फसल कहलाती है, स्टैंडिंग क्रॉप कहलाती है, खड़ी फसल कहलाती है। याद रखना। और ये कहते हैं मृदा में विशिष्ट समय पे, देखो ये मृदा में होती है, देखो वहाँ क्या प्रत्येक पोषक स्तर पर विशिष्ट समय में उपस्थित, क्या प्रत्येक पोषक स्तर पर विशिष्ट समय में उपस्थित जीवों की संख्या, जीवभार की मात्रा, वो खड़ी फसल कहलाती है। ये प्रत्येक पोषक स्तर पर होती है। और ये क्या है, मृदा में विशिष्ट समय पर उपस्थित कुल खनिज पोषण की मात्रा, मतलब अकार्बनिक की मात्रा, इसमें अकार्बनिक की मात्रा होती है, इसमें कुल खनिज पोषण की मात्रा मतलब अकार्बनिक की मात्रा क्या कहलाती है, वो खड़ी स्थिति कहलाती है, स्टैंडिंग स्टेट कहलाती है। ठीक है, देखो ये जैविक घटक का सूचक होती है, जो खड़ी फसल होती है, जो स्टैंडिंग क्रॉप होती है, वो जैविक घटक का सूचक होती है, और ये अजैविक घटक का सूचक होती है। अजैविक घटक का सूचक होती है क्योंकि कुल खनिज पोषण अकार्बनिक की बात करता है, तो ये अजैविक घटक का सूचक होती है। एक खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर की संख्या सीमित प्रतिबंधित होती है। क्या एक खाद्य श्रृंखला में जो पोषक स्तर की जो संख्या होती है, पोषक स्तर की संख्या सीमित यानी प्रतिबंधित होती है। तो एक खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर की संख्या सीमित यानी प्रतिबंधित होती है। लगभग 4 से 5 पोषक स्तरीय होते हैं। तो पोषक स्तर की संख्या देखो, पोषक स्तर की जो संख्या 4 से 5 ही होते हैं। क्या एक खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर की संख्या सीमित यानी प्रतिबंधित होती है। एक जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें जो पोषक स्तर की जो संख्या होती है वो सीमित ही होती है, प्रतिबंधित होती है। लगभग 4 से 5, क्या लगभग 4 से 5 पोषक स्तरीय होते हैं। कारण क्या है, कारण होता है ऊर्जा की सीमा। ऊर्जा की सीमा इसको होता है एनर्जी लिमिटेशन। तो ऊर्जा की सीमा मतलब ये पोषक स्तर होता है, पोषक स्तर 1, पोषक स्तर 2, पोषक स्तर 3, पोषक स्तर 4 होते हैं। क्या लगभग 4 हमने पढ़ा गया खाद्य श्रृंखला। क्या तो खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर की संख्या जो होती है सीमित प्रतिबंधित होती है। लगभग 4 से 5 पोषक स्तरीय होते हैं। इसमें ऊर्जा की जो सीमा होती है एनर्जी लिमिटेशन होता है। इसमें क्या ये कारण है, क्या ऊर्जा की सीमा कारण है। पूछ रहे कि 4 से 5 की होती है, क्या कारण है कि ऊर्जा की सीमा, ये कारण है। डायरेक्ट बता गया इसमें ऊर्जा की सीमा कारण है। पोषक स्तर 1, 2, 3, 4 होते हैं। इसमें 10% स्थानांतरण नियम लगता है। इसमें लिंडेमान ने दिया था 10% का नियम, किसने था, लिंडेमान ने दिया था। ठीक है, दिया था।
एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। क्या? एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, स्थानांतरित होती है। 90 क्या लिखा है इसमें? 90%। देखो 90% ऊर्जा शोषण में खर्च होती है। 90% ऊर्जा किसमें? शोषण में खर्च होती है। 90% ऊर्जा शोषण में खर्च यानी मतलब शोषण हानि होती है, ऊष्मा की हानि होती है। तो 90% जो ऊर्जा है वो क्या होती है? 90% ऊर्जा क्या होती है? 90% ऊर्जा ही क्या होती है? 90% जो ऊर्जा क्या होती है? 90% ऊर्जा ही 90% ऊर्जा शोषण में खर्च होती है या ऊष्मा की हानि होती है। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इसको तो पारिस्थितिक पिरामिड, इसको तो एल्टर नहीं देता। एल्टर नहीं देता किसने देता है? पारिस्थितिक पिरामिड किसने? एल्टर नहीं देता। फूड चेन के प्रत्येक स्तर पर जीवों की संख्या। तो फूड चेन के प्रत्येक स्तर पर जीवों की संख्या जैव भार, ऊर्जा, जैव भार मतलब बायोमास तथा ऊर्जा दर्शाने वाली संरचनाएं पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाती है। क्या? फूड चेन के प्रत्येक स्तर पर, फूड चेन के प्रत्येक स्तर पर जीवों की संख्या, जैव भार, ऊर्जा दर्शाने वाली तथा ऊर्जा दर्शाने वाली जो संरचना होती है वो पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाती है। क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाती है। पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाती है। इसमें T1 T2 T3 होता है। ये इसमें T1 T2 T3 होता है। ये अंतिम पोषक स्तर होता है। देखो ये पहला पोषक स्तर होता है। इसका क्या होता है? जो ये सीधा होता है, ये क्या होता है? सीधा होता है। ये कैसा होता है? ये ऐसा सीधा होता है। ये कैसा होता है? ये ऐसा सीधा होता है। ये सीधा होता है और ये उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। ये सीधा होता है, ये उल्टा होता है। याद रखो इसमें ये अंतिम पोषक स्तर होता है। इसका जो सीधा का जो अंतिम पोषक स्तर क्या होता है? वो संकीर्ण होता है। मतलब संकीर्ण मतलब तीखा होता है। मतलब कैसा होता है? त्रिकोणीय होता है, संकीर्ण होता है। और जो T1 होता है वो क्या होता है? आधार गैस का जो आधार होता है वो चौड़ा होता है, आधार चौड़ा होता है। इसकी बात करते हैं। इसका जो अंतिम पोषक स्तर होता है वो शीर्ष जो होता है वो कैसा? शीर्ष चौड़ा होता है। और इसका जो पहला पोषक स्तर होता है इसमें T1 उल्टे का, वो क्या होता है? संकीर्ण होता है। याद रखना। इसमें पिरामिड ऑफ नंबर की बात है, संख्या का पिरामिड की बात करते हैं, जिसमें इसमें ग्रासलैंड इसमें घास भूमि का जो मैदान होता है, घास कोऑर्डिनेटेड है, मेंढक मेंढक ने साफ। अधिकांश संख्या का पिरामिड सीधा नहीं अपराइट होता है। अधिकांश संख्या का पिरामिड किसमें? देखो अधिकांश संख्या का पिरामिड सीधा होता है। जैसे घास के मैदान में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। जलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। मरुस्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। याद रखो अधिकांश संख्या का पिरामिड क्या होता है? सीधा होता है, अपराइट सीधा होता है। ठीक है। लेकिन अपवाद क्या होता है? अपवाद होता है इसमें क्या? अपवाद क्या होता है इसमें? वृक्ष पारितंत्र में उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। वृक्ष पारितंत्र में जो संख्या का पिरामिड होता है उल्टा होता है। क्या? वृक्ष पारितंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है, उल्टा होता है। और परजीवी खाद्य श्रृंखला में भी संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। तो परजीवी खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड क्या उल्टा होता है। अधिकांश संख्या का पिरामिड क्या होता है? अधिकांश संख्या का पिरामिड सीधा होता है। जैसे घास के मैदान में संख्या पिरामिड सीधा होता है, जलीय पारितंत्र में संख्या होता है, और मरुस्थल में भी संख्या का पिरामिड क्या सीधा होता है। लेकिन इसका अपोज कहता है वृक्ष पारितंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है, और परजीवी खाद्य श्रृंखला में भी संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। अब आता है पिरामिड ऑफ बायोमास में जैव भार का पिरामिड कहता है। तो अधिकांश जैव भार का पिरामिड कहता है वो सीधा होता है। अधिकांश जैव भार का पिरामिड भी सीधा होता है। जैसे हमने अधिकांश संख्या का पिरामिड सीधा होता है, इसी तरह क्या अधिकांश जैव भार का पिरामिड सीधा होता है। लेकिन इसमें भी क्या होता है? इसमें भी क्या होता है? इसमें अपवाद कहता है। देखो जलीय पारितंत्र मतलब जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है। तो जलीय पारितंत्र में जो जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है, जैसे समुद्र में उल्टा होता है, झील में उल्टा होता है और तालाब में उल्टा होता है। तो समुद्र में देखो समुद्र में जैव भार का पिरामिड कहता है उल्टा होता है, झील में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है, तालाब में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है। मतलब जो भी जल को पारितंत्र होता है उसमें जैव भार का जो पिरामिड उल्टा होता है। पर अधिकांश जैव भार का पिरामिड सीधा होता है। जैसे घास के मैदान में जैव भार का पिरामिड सीधा होता है। वृक्ष पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड सीधा होता है। मरुस्थल में जैव भार का पिरामिड सीधा होता है। लेकिन किसमें? जलीय पारितंत्र में, केवल जलीय पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है। समुद्र में उल्टा होता है, झील में उल्टा होता है और तालाब में उल्टा होता है। याद रखो। तीसरा था इसमें पिरामिड ऑफ एनर्जीज को, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं। क्या? ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। देखो सौर से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो सौर ऊर्जा जो थी इसका मान लो इसमें कहते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो इसकी 1 लाख होगी। 1 लाख जूल है सौर ऊर्जा, इसमें 1 लाख जूल। तो यहाँ से सौर ऊर्जा जो आती है डायरेक्ट जो आती है वो क्या 1% पादप इस्तेमाल करेंगे, इसका 1% पादप इस्तेमाल करेंगे। इसका जो उत्पादक है ये उत्पादक होता है। तो इसमें 1,000 जूल ली, कितना? 1%। 1% की 1,000। ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ? अब यहाँ से 10% का नियम लगता है। T1 से अब 1,000 गई तो फिर 100, क्योंकि 10% की 1,000 का 10% 100, फिर यहाँ का फिर 10%। तो यहाँ पर क्या 10% का नियम लगता है। यहाँ पर क्या 10% का नियम लगता है। ठीक है। पारिस्थितिकी पिरामिड की कमी की बात करते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड की कमी क्या होती है साहब? फूड वेब खाद्य जाल नहीं दर्शा पाता है। क्या नहीं दर्शा पाता है? जो फूड वेब होता है, जो खाद्य जाल क्या नहीं दर्शा पाता है? मतलब ये नहीं देखो
अर्थात एक से अधिक पोषक स्तर पर पाए जाने वाले जीवों को पिरामिड नहीं दर्शा सकता है। तो क्या नहीं दर्शा सकता है? एक से अधिक पोषक स्तर पाए जाने वाले पिरामिड को नहीं दर्शा सकता है। तो खाद्य जाल क्या करता है? खाद्य जाल क्या करता है साहब? खाद्य जाल क्या करता है? खाद्य जाल एक से अधिक पोषक स्तर पर पाए जाने वाले जीवों को पिरामिड नहीं दर्शा सकता है। तो खाद्य जाल कहता है एक से अधिक पोषक स्तर पर पाए जाने वाले जीवों को पिरामिड नहीं दर्शा सकता है। अपघटनकारी परपोषी क्या होता है? अपघटनकारी या मृतपोषी, अपघटनकारी मृतपोषी को होता है डिकम्पोजर, और इसमें सेप्रोट्रॉप क्या होता है? इसमें अपघटनकारी मृतपोषी क्या कहता है? जीवों को स्थान नहीं मिला। तो अपघटनकारी जो मृतपोषी को जीवों को स्थान नहीं मिला, ये पारिस्थितिकी पिरामिड की थी, ये पारिस्थितिकी पिरामिड की कमी थी। क्या है पारिस्थितिकी पिरामिड कमी है? कि जो फूड खाद्य जाल वो कहता है एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाने वाले जीवों को नहीं दर्शा सकता है, पिरामिड के रूप में नहीं दर्शा सकता है, पिरामिड नहीं दर्शा सकता है, और अपघटनकारी मृतपोषी जीवों को स्थान नहीं दिया गया, स्थान नहीं दिया गया, ये कमियां थी। अब आता है इसमें हैबिट, आवास क्या होता है? जीव जहाँ रहता है, जीव जहाँ रहता है वो क्या होता है? वो आवास होता है। और नीश का मतलब होता है निकेत। जीवों का व्यावसायिक कार्य प्रणाली होती है, संसाधनों का प्रयोग होता है वातावरण अवस्थाओं को सहन करना। जैसे जीवों का व्यावसायिक कार्य प्रणाली, संसाधनों का प्रयोग, वातावरण अवस्थाओं को सहन करना, ठीक है। और ये आवास होता है जहाँ जीव रहता है। घर पे जहाँ जीव रहता है, घर मान लो घर, तो घर पर जो जीव रहता है, मान लो घर पर रहते हैं, तो हम अगर हम घर पर रहते हैं तो हम क्या है? हम घर पर क्या है? आवास में रहते हैं, तो वो हैबिट अपनी। और नीश क्या है? इस स्कूल कोचिंग जो भी होती है वो क्या है? नीश होती है। जैसे जीवों का व्यावसायिक कार्य प्रणाली, जैसे हम जाते हैं वहाँ पढ़ते हैं, और संसाधनों का प्रयोग वहाँ पर टेबल का, पंखे का प्रयोग करते हैं, लाइट का प्रयोग करते हैं, और वातावरण अवस्थाओं को सहन करना, भाई ठंड लग रही, गर्मी लग रही, ऐसी, तो ये नीश होता है।